मोतीलाल ओसवाल, बजट हेडक्वार्टर से आपका स्वागत है। और सरकार किसानों की आय बढ़ाने से लेकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक सभी को लेकर काफ़ी सारे हमने यहाँ पर ऐलान होते हुए देखे हैं। जहाँ सरकार किसानों की आय बढ़ाने को लेकर ज़्यादा फोकस दिखाई दी, वहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर कैसे राहत दी जा सकती है, FN ने भी बजट में इसका ध्यान रखा गया है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं वसीदा ग्लोबल एशिया के CEO सुमित गुप्ता, NDFC के प्रेसिडेंट गुंजन जैन एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन इंडिया के प्रेसिडेंट RK विज। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि किसानों की आय बढ़ाने को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज क्या कहा। Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through a credit-linked subsidy program, B, scaling up and modernization of livestock enterprises, C, enhanced creation of livestock, dairy and poultry, I'll read that again. Enhance creation of livestock, dairy and poultry focused integrated value chains. And D, encourage creation of livestock farmer producer organizations. High value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes and create new employment opportunities, we will support high value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. ऑलराइट, तो काफ़ी डिटेल में यहाँ पर एग्रीकल्चर पर चर्चा होती हुई नजर आई। हमारे साथ सुमित गुप्ता वसीदा से जुड़ चुके हैं। सुमित, आपका इनिशियल फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पर अब क्या है बजट की तरफ से, क्योंकि हमने पहली बार देखा है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ के बारे में यहाँ पर बात नहीं हुई, लेकिन जो एक गैप था हाई वैल्यू कमोडिटीज़ को लेकर उसके ऊपर चर्चा हुई। यूथ, विमेन, स्टार्टअप्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, सस्टेनेबिलिटी, डबलिंग फार्मर्स इनकम, ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वित्त मंत्री ने यहाँ पर उनको छुआ है। मनीषा जी नमस्कार। फर्स्ट थैंक यू वेरी मच। क्या एक्चुअली बजट का दिन एक T20 के दिन की तरह देखा जाता है कि स्टॉक मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, चीजें कैसे हुई, परंतु अगर आप इस बजट पे देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को आपको देखना पड़ेगा। आज तक अधिकतर एग्रीकल्चर बजट ग्रेन्स, पल्सेस और मेन क्रॉप्स के ऊपर आधारित होते हैं, जो जनरली नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया फोकस रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम द एंटायर बजट वॉज कोस्टल ओरिएंटेड। चाहे आप कोकोनट की बात करें, कैश्यू, सैंडलवुड, उसके अलावा हाई वैल्यू एडेड कमोडिटीज, फिशरीज, तो ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पुश है टुवर्ड्स द एरियाज जहां पर अभी तक पॉलिटिकली वो बहुत अपना इम्पैक्ट नहीं कर पाए। मेरा मानना है ये बजट इज नॉट T20, ये एक लॉन्ग टर्म टेस्ट मैच है जिससे इंडिया, भारत में किसान को ना केवल नॉर्थ इंडिया बट पूरे पैन इंडिया फोकस एक अच्छा बढ़ेगा। दूसरा, इस बजट के द्वारा गवर्नमेंट ने एक चीज और बोली है कि अब वो कॉन्फिडेंट हैं ग्रेन्स, ऑयलसीड और पल्सेस की प्रोडक्शन स्टॉक्स को लेके, क्योंकि अधिकतर गवर्नमेंट का यही कंसर्न रहता था, कभी प्रोडक्शन कब, कभी प्रोडक्शन ज्यादा, फूड सब्सिडी की बात करनी है। आज विस्तार के बारे में बात करके, फिशरीज के बारे में बात करके सरकार ये बोल रही है
कि जो 80-85% हमारा ग्रेन प्रोडक्शन केवल वीट, राइस और मेज आधारित हो गया है, अब हमको दूसरी तरफ देखने की जरूरत है। ये एक टेस्ट मैच वाला बजट है, बहुत अच्छा बजट है, और आई थिंक इसका जो फायदा है किसानों को आगे लंबे समय तक आने वाले टाइम में दिखाई देगा। से आपने कहा चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री है, पोल्ट्री है, फिशरीज है, हमने सभी कुछ यहाँ पर भी आता हुआ देखा। सुमित, एक और चीज़ जो एफपीओज की बात यहाँ पर वित्त मंत्री ने करी, एज ऑफ नाउ एग्रीकल्चर में एफपीओज यहाँ पर हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर फिशरीज में और पोल्ट्री में और एनिमल हस्बेंड्री में इसे लाने की बात की। काफ़ी पॉजिटिव लेके आएगा ये रुख आगे जाकर? मैं ऐसे बोलूंगा, अभी तक जितने बजट और जितना एग्रीकल्चर का फोकस रहा है वो ग्रेन सेंट्रिक रहा था। जी। इसीलिए हालांकि पोल्ट्री, डेयरी, फिशरीज, ये सब इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ किसान को ज्यादा वैल्यू ऐड कर रही थी ग्रेन्स के मुकाबले, लेकिन वो किसान सरकार के दिमाग में अपना स्थान प्राप्त नहीं कर पा रही थी। गवर्नमेंट ने कुछ तो सोचा है कि भाई अब हमें और सेक्टर्स को भी प्रमोट करने की आवश्यकता है। और जैसे आपने पहले सवाल में पूछा था, जितने कैचवर्ड हैं वो अभी भी हैं, डबलिंग फार्मर इनकम, डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन इसको रीजन बदल दिया गया है, जो केवल नॉर्थ और सेंट्रल फोकस छोड़ के साउथ, कोस्टल, नॉर्थ ईस्ट फोकस्ड ये काफी हद तक बजट है। उसके अलावा जो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ एफपीओ का बोल रहे हैं, क्या ये सेक्टर एग्रीकल्चर में नहीं आते? बिल्कुल, ये भी एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो क्या सरकार को पहले ही इन एफपीओ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए था? क्योंकि आज अगर आप एफपीओ रेवोल्यूशन पूरे देश में देखें तो ये केवल नॉर्थ और सेंट्रल और वेस्ट रीजन स्पेसिफिक फिनोमेना बन के रह गया था, और उसके कारण जो हमारे किसान साउथ इंडिया, कोस्टल रीजन और नॉर्थ ईस्ट के हैं, उनको मुख्य धारा के अंदर अपना आवाज उठाने का मौका ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनका एग्रीकल्चर ग्रेन आधारित नहीं है। इस बजट के माध्यम से गवर्नमेंट ने सबको सेम प्लेटफॉर्म पे लाए हैं, और ये जो एफपीओ की घोषणा लेट हुई है, ये पहले ही होनी चाहिए थी। लेकिन जब भी कोई भी मिस्टेक करेक्ट कर ली जाए, हमें उसको गलती नहीं मानना चाहिए, ये मानना चाहिए कि कल का भूला घर आ गया है। और अब तक इस बजट की जो भी बातचीत हुई है वो यही है कि बहुत ज़्यादा फोकस जिन चीज़ों पे दे दिया गया था उसकी बात यहाँ पर नहीं हुई है। एक गैप है जो क्लियरली यहाँ पर फिल किया गया है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर कई यहाँ पर बड़े ऐलान किए। उन्होंने बजट में इंडस्ट्री की लागत घटाने के उपायों पर भी चर्चा की है। साथ ही इंडस्ट्री को आधुनिक बनाने में सरकार कैसे मदद कर सकती है, इसके लिए स्कीम्स का ऐलान भी किया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट आर.के. विज मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आपको सुनवाते हैं कि एफएम ने क्या कहा। I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear and other leather products. मिस्टर विज, आपके लिए ये बजट कैसा रहा, चाहे हम उसको टेक्सटाइल के नज़रिए से देखें या कॉटन के नज़रिए से? जिस तरह की कॉम्पिटिटिवनेस, स्कीम्स की बात यहाँ पर की गई है, आपका क्या रिएक्शन है? राम राम जी। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्टार्ट करने से पहले जब टेक्सटाइल पे आए तो उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि फ्रॉम द लास्ट 2 years गवर्नमेंट इज वेरी मच टेक्सटाइल को कैसे ग्रो किया जाए उसके बेस पे उन्होंने कई पॉलिसियां बनाई, जैसे क्यूसीओ को हटाया गया, जीएसटी को कम किया गया, एफटीए किया गया, और वो टाइम टू टाइम वो करती आ रही थी। परंतु इस बारी उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा है कि अगर टेक्सटाइल को ग्रो करना है तो हमें नेचुरल फाइबर जैसे बनाना फाइबर है, मिल्क वीड फाइबर है, बैम्बू फाइबर है, और मैनमेड फाइबर जो वर्ल्ड ओवर में मैनमेड फाइबर ग्रो कर रहा है, और न्यू एज के फाइबर्स को हमें ग्रो करना है।
इसके ऊपर उन्होंने पॉलिसीज बनाएंगे। और सेकंड थिंग उन्होंने जो सबसे ज्यादा बोला है कि अगर हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है, जो ये उन्होंने हम इंपोर्ट करेंगे और उसके अगेंस्ट जो एक्सपोर्ट करेंगे, जो पहले 6 महीने का टाइम पीरियड होता था उसको उन्होंने 1 साल कर दिया है। ये अच्छा स्टेप लिया है कि जो उससे आगे बढ़ेगा। सेकंड थिंग उन्होंने क्या किया है कि सपोज अगर हम लोकल कोई भी फाइबर रॉ मटेरियल कुछ भी खरीदते हैं लोकल सप्लायर से, जो उस पे टीडीएस है, पहले 0.5% था जो ईयर एंड में हम पे करते थे, उसको घटाकर उन्होंने 0.02% कर दिया है। जो बाकी का वो रिफंड करेंगे, ये भी उन्होंने एक फैसिलिटीज दी हैं। मेजर जो उन्होंने जो चेंजेस दिए हैं कि एसएमएस को अगर इंडिया में अगर प्रोडक्शन को ग्रो करना है, एक्सपोर्ट को ग्रो करना है, तो जो स्मॉल स्केल सेक्टर्स हैं उनका उन्होंने बजट बढ़ाया है, 10,000 करोड़ कर दिया है। उनको उन्होंने ये फैसिलिटीज देंगे, उनके एसेट वैल्यू पे उनको बैंक लोन दिया करेंगे, और उनको जो बायोगैस पे है उस पे उन्होंने जो ड्यूटीज हैं वो कम कर दी हैं, उनकी लिक्विडिटी उनको बढ़ा दी है उनकी, और एक्सपोर्ट करने के लिए उनको बेनिफिट दिए हैं। और थर्ड थिंग उन्होंने जो हमारे जोन्स, जो फैक्ट्रियां हमारी ईओयू यूनिट्स हैं जो लगी होती हैं उसमें ऐसे उसमें स्मार्ट जोन में, उनको ये कहा है कि अगर बाय द वे अगर वो किसी भी टाइम वन टाइम अगर एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो वो लोकल में लुकिंग टू द परसेंटेज ऑफ द एक्सपोर्ट वो डोमेस्टिक में माल बेच के अपनी अपनी लिक्विडिटी फ्रंट को बढ़ा सकेंगे। सेकंड थिंग उन्होंने बजट में मेगा टेक्सटाइल पार्क उन्होंने बहुत किया है। और सबसे बड़ी जो बात उन्होंने की है, जो कई ऐसी ट्रेडिशनल हमारे जो एरियाज हैं, हमारे अराउंड 150 एरियाज ऐसे हैं जो पुराने टेक्सटाइल के थे, जो अभी ग्रो नहीं कर रहे थे, गवर्नमेंट ने उनको भी बजट दिया है कि उनको भी ग्रो करें। और उसके बाद गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो स्मॉल स्केल है, आर्टिशियंस हैं, उनको वो कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाएं। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सारा ध्यान दिया है और जी। इस पे सारा ध्यान दिया, और मेजर जो टेक्निकल टेक्सटाइल है उसको भी ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट ने किया है, जिससे ओवरऑल ग्रोथ हो और ओवरऑल बजट, ओवरऑल हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। जी हाँ, अगर टेक्सटाइल की बात की जाए माफ़ कीजिए, तो काफ़ी डिटेल में यहाँ पर जो जो सेक्टर्स थे, सब सेक्टर्स थे, उनको भी यहाँ पर छुआ गया है। लेकिन अब बात यहाँ पर हाई वैल्यू क्रॉप की कर लेते हैं, जो कि ड्राई फ्रूट्स है। एनडीएफसी के प्रेसिडेंट गुंजन जैन हमारे साथ हैं। गुंजन, कई सालों की मेहनत लगी होगी बजट में ये जगह पाने के लिए, लेकिन ये बजट है ही ऐसा कि काफ़ी सारी चीज़ें जो यूजुअली बजट में नहीं आती हैं उनको यहाँ पर स्थान मिला। हैविंग सेड दैट, मैं किसी से पहले बात करी थी गुंजन, उन्होंने बोला पिछले साल बिहार के बजट थे तो मखाना बोर्ड बनाया गया, इस बार जहाँ जहाँ बजट है वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स होते हैं। आपको लगता है आपको उसका फ़ायदा मिला? देखिए मनीषा जी, पहले तो थैंक यू, शुक्रिया आपने बुलाया, नमस्कार। मैं इसको जरूरी इलेक्शन से नहीं जोड़ना चाहूंगा। आई थिंक हमारी गवर्नमेंट अब इस सेगमेंट की तरफ बढ़ावा कर रही है और बढ़ाए जा रही है। हमने देखा, हम ग्रो इन इंडिया की कैंपेन 2 साल से बात कर रहे थे। जो हमारा नट्स और ड्राई फ्रूट का सेक्टर है, ये एक्चुअली बहुत ही हेल्दी सेक्टर है, इंडिया के लिए हेल्दी प्रोडक्ट्स दे रहा है। हम एक स्वस्थ भारत अभियान के लिए इनको यूज कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत जरूरत थी ऐसी चीज आने की। आज हमारा किसान, जैसे कि बात की सुमित जी ने, 40 से 50 रुपए का गेहूं, पल्सेस, राइस उगा रहा है। ये हाई कैश क्रॉप्स हैं, वॉलनट है, आमंड है, कैशूज है। इंडिया में इसमें बहुत सेल्फ डिपेंडेंस की जरूरत है। आज जैसे ही ये हेल्दी प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन बढ़ रही है इंडिया में, आज इंडिया दुनिया में बादाम का लार्जेस्ट कंज्यूमर बन गया है। अखरोट में पिछले 7 साल में इंडिया मतलब 90,000 टन की कंजम्पशन हो गई है, जहां हमारे इंडिया में प्रोडक्शन सिर्फ 30,000 टन कश्मीर में हो। तो ये हम लोगों की मांग थी, हमारी गवर्नमेंट ने इसको सुना। काजू में सुना, काजू में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रोसेसर है और आज से 10 से 15 साल पहले सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी था। बट अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपोर्ट की हमने कम्पिटिटिवनेस खो दी, क्योंकि इंडिया की अपनी कंजम्पशन बढ़ गई और हम लोगों को कच्चा काजू अफ्रीका से इंपोर्ट करना पड़ा, जिसमें आज अफ्रीका की गवर्नमेंट रोक लगा रही है। वो भी मेक इन अफ्रीका करके कह रहे हैं कि कच्चा काजू नहीं एक्सपोर्ट होगा। तो बहुत जरूरत थी कि ये चीज की जाए, ये कैश क्रॉप्स इंडिया में उगाई जाए और बढ़ाई जाए। तो उस पे काम हो रहा है। हमारी सरकार ने पहले ही शुरू किया। हमने पहले एक
एप्लीकेशन दी थी कि हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल इंपोर्ट अलाउ हो, पहले नहीं था, हमारी सरकार ने वो अलाउ किया, हमारे सेक्टर में जीएसटी कम किया। तो आई थिंक ओवरऑल इट्स नॉट अ इलेक्शन गिमिक, हमारी सरकार ऑलरेडी इस साइड पे काम कर रही है। पीपल आर थिंकिंग कि हमारे किसान का कैसे बढ़ाया जाए, और वो हो रहा है। और नॉर्थ में भी पूरा कश्मीर से लेके पूरी हिमालयन बेल्ट में अखरोट होता है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है इंडिया के फार्मर को बेटर इनकम देने का। कोई भी हमारी, बस इसमें एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा, हमारी सरकार को ये सोचना पड़ेगा, जो भी पॉलिसी बनेगी, आइडिया बहुत अच्छा है, बट एक अखरोट का पेड़ 6 से 7 साल लगाता है फसल देने में। हम अपने किसान को कैसे उसमें सब्सिडाइज करेंगे, कैसे उसे इनकरेज करेंगे कि वो ये क्रॉप उगा ले, क्योंकि एक बार वो उग गया पेड़ और वो क्रॉप देने लगे तो वो अगले 50 से 70 100 साल तक क्रॉप दे सकता है अखरोट का पेड़। जी। तो वो बहुत पेरिनियल इनकम लाएगा फार्मर के लिए, बस इस पे काम करना है। सो आई थिंक द मूव इज ग्रेट, आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी ऑफ आवर इंडस्ट्री गेटिंग द अटेंशन, वी हैव बीन वर्किंग फॉर दैट एज एन एसोसिएशन एंड वी आर हैप्पी कि हमारी सरकार ने हमारी सुनी। जी हाँ, जैसे आपने कहा कि एक वॉलनट यानी कि अखरोट का पेड़ आपको फ्रूट दे, उसको 6-7 साल लगते हैं, वही हाल काजू का भी है, 3-4-5 साल लगते हैं वो भी होने में। सरकार ने जो लक्ष्य रखा है वो 2030 का रखा है कि जब तक हम एक ग्लोबल ब्रांड यहाँ पर बन जाएंगे। थोड़ा ज़्यादा एम्बिशियस है आप कहेंगे, और अगर नहीं भी है तो किस तरह का काम यहाँ पर करने की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, ग्लोबल ब्रांड आज काजू ऑलरेडी है इंडिया का। इंडिया का काजू प्रीमियम पे बिकता है किसी और एक्सपोर्ट ओरिजिन से, वेदर वियतनाम, पूरी दुनिया में चाहे वियतनाम बोले, अफ्रीका बोले, इंडिया के काजू को प्रीमियम मिलता है। तो ग्लोबल ब्रांड तो ऑलरेडी था। हाँ, इतनी जल्दी, रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे, इतनी जल्दी क्या 4 साल में हम अपनी फसल बढ़ा पाएंगे? पता नहीं, थोड़ा तो टाइम लगेगा, पर वेल बिगन इज हाफ डन। अगर हमने शुरुआत कर ली, 2030 नहीं होगा, 2032 होगा, बट अगर इंडिया में क्रॉप बढ़ गई तो ये बहुत एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस और इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा साबित। गुंजन, उसके लिए किस तरह का सपोर्ट लगेगा आपको सरकार की तरफ से? क्या सब्सिडीज हैं, स्कीम्स हैं, मनी एलोकेशंस हैं, क्या चाहिए होगा? देखिए, सबसे पहले तो कुछ ऐसा वो चाहिए कि हमारी सरकार इसमें किसान को प्रोत्साहन दे सके कि वो ये क्रॉप उगा पाए। ट्री प्लांट्स दे दे। हम लोगों ने एज एन एसोसिएशन ट्री प्लांटिंग करवाई, बट Okay. किसान उसके बाद रुक जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं तुमने प्लांट तो दे दिया पर 6 साल हमें देखना है। तो वो हमें किसी तरह कुछ पॉलिसी में लाना है कि उस पीरियड में कैसे किसान को सपोर्ट की जा सकती है जी। कि वो उसको कुछ अर्ली बायबैक दिया जाए, पहले से ही कुछ उसको पेमेंट की जाए कि भाई जब तेरी फसल निकलेगी उसकी तुझे एडवांस में कुछ पेमेंट देने, कुछ इस प्रकार का। आई डोंट नो, थिंक टैंक्स हैव टू थिंक, हम लोगों को भी साथ में जुड़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बट कुछ बनाना है जिससे हमारा किसान प्रोत्साहित हो इस कैश क्रॉप के लिए। सुमित, मैं बजट के सारे नंबर्स यहाँ पर देख रही थी, और जैसे कि बाजार को पहले से ही लग रहा था कि जिस तरह की ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ हैं, डिफेंस में हम बजट बढ़ता हुआ देखेंगे, जो हमने बढ़ता हुआ देखा भी है। अब एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो जो एलोकेशंस हैं शायद यों की त्यों हैं, और एक जो स्टेप बैक है वो ये है कि R&D में हमने एलोकेशंस कम होते हुए देखी हैं। अब अगर हमें सीड और ये सब चीज़ें देखनी हैं तो आप कहेंगे ये थोड़ा सा एक डैम्पनर है? मनीषा जी, इसके साथ आपको फर्टिलाइजर बजट भी देखना पड़ेगा। अगर अपन बात कर रहे हैं डिफेंस बजट बढ़ने की, तो इसका मतलब है ग्लोबल अनसर्टेनिटी ऊपर रहेगी, उसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन क्रूड प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस में होगा। अगर क्रूड और एनर्जी प्राइसेस ऊपर रहेंगे तो आप फर्टिलाइजर बजट सब्सिडी का एक्सपेक्टेशन घटा नहीं सकते, जो इस बजट में 10 से 11% घटाया गया है। एक नंबर 2, जो आपने सवाल पूछा कि ओवरऑल R&D का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हम देखें कोई भी एशियन कंट्री जो आगे जाके एक पावर बनना चाहता है, जो अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहता है, उसका रास्ता R&D से जाता है। बिकॉज एक बैलेंस शीट के किसी भी देश की कंपनी के 2 पार्ट होते हैं, रिसर्च और करंट कैश फ्लो। करंट कैश फ्लो आपको आज दिखाता है और आपका R&D इन्वेस्टमेंट आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। जब भी कोई वैल्यू इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो पहले ये देखता है कि R&D बजट उस कंपनी का कितना है। आज अगर हम देखा जाए, अगर आपको सबसे बड़ा थम्स डाउन देना है इस बजट को, तो रिसर्च और डेवलपमेंट की तरफ देना है, नंबर 1, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए वो अभी भी फोकस में नहीं आ पाया है। आज हमारे किसानों की मेन प्रॉब्लम केवल भाव नहीं है, उनकी मेन दिक्कत है नई सीड्स, सीड टेक, IoTs टेक्नोलॉजी जो तैयार हो गई है बड़े ऑफिसेज में, उसको खेत तक कैसे लेके जाया जाए। इन सब में जब तक हम इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, जब तक हम अपना कल बिल्ड नहीं करेंगे,
तब तक हम विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग द फोकस इन इंडस्ट्री। इसके अलावा इस पॉइंट को अगर हम एक्सटेंड करके देखें, अगर इस बजट के द्वारा हमने सिर्फ बजट को जो का त्यों रखा है, इसका मतलब आप इस साल आपका मेन फोकस एग्री केवल नहीं है। आप ये देख रहे हैं कैसे हम एग्री को इंडस्ट्री के साथ जोड़े, जैसे हमने अभी टेक्सटाइल के बारे में सुना सर से। तो गवर्नमेंट का एक फोकस जो मेरे हिसाब से बहुत अधिक है कि कैसे किसान को केवल खेत से एक फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो ऐसी इंडस्ट्री जो इंटरसेक्शन है ऑफ फार्म एंड इंडस्ट्री, उसके तरफ लेकर जाया जाए, उस पर भी एक बड़ा मेन फोकस दिया गया है। तो यस, कुछ पार्ट्स कम रहेंगे, कुछ ज्यादा रहेंगे, बट ओवरऑल ये एक मिस है जो आपने हाईलाइट किया। मिस्टर विज, आप कैसे देखते हैं जहां तक कॉटन की बात है, क्योंकि सीड्स ऑब्सोलीट हो चुके हैं, यील्ड में काम करने की जरूरत है, बजट ने काफी कुछ दिया, लेकिन क्या आपको भी लगता है बजट ने कुछ मिस भी किया? नहीं, बजट ने थोड़ा बहुत, जैसे एक्सपोर्ट में हमारा पहले जो बजट था, RODTEP का बजट था, वो 18,000 करोड़ था, उसको उन्होंने 10,000 करोड़ किया। ROSTCL का बजट था, वो 10,000 करोड़ था, उनको 5,000 करोड़ किया। उन्होंने यहाँ से बजट घटा के उन्होंने नेचुरल फाइबर, जैसे उन्होंने कहा कि कॉटन, लॉन्ग स्टेपल फाइबर को कॉटन कैसे बढ़ाई जाए, इसकी प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, कैसे हम नेचुरल फाइबर दूसरे हैं, फाइबर, बनाना फाइबर है, बैम्बू फाइबर है, उसमें उन्होंने बजट दिया है। ओवरऑल बजट सेम रखा है। इंडस्ट्री सोच रही थी कि कुछ जहां हम सरप्लस हैं, हमारी मशीनरी सरप्लस और कैपेसिटी पूरी नहीं चल रही है, उस पर थोड़ा कस्टम ड्यूटी रेशनलाइजेशन करेगी, पर वो नहीं किया। परंतु इसके अलावा इन्होंने SMEs के लिए और चीजें दी हैं, जैसे निटिंग मशीन्स के लिए जो मशीन्स पे कस्टम ड्यूटी उन्होंने इंपोर्ट पे कम की है। निटेड फैब्रिक जो आता था उस पे भी कस्टम ड्यूटी थोड़ी सी रेशनलाइजेशन की है। जो उन्होंने एक बहुत बढ़िया किया है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग जो करते हैं, उसमें अगर आज हमारा कोई भी इंपोर्ट गुड्स है या एक्सपोर्ट गुड्स है, पोर्ट पे आता है, उसको 15 से 20 दिन क्लियरेंस में लग जाते हैं। उन्होंने अब यही बोला है, जो ट्रस्टेड क्लियरेंस एजेंट होंगे या आप जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर होंगे, एंड दे विल fill it online and no, it will not be given to a concerned officer and other thing, it will be cleared immediately. Second thing उन्होंने कहा है कि प्रोफेशनल हम ये देंगे, और मेन चीज उन्होंने एक और भी कहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे वर्कर्स आएंगे टू प्रमोट द वर्कर्स, उनका जो TDS है वो पहले 2% था, उसको 1% कर दिया गया है। दीज आर ऑल बेनिफिट्स दे हैव गिवन। एंड अब हमने देखा है कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, ठीक है, बजट में अगर कोई चीज नहीं भी की है, परंतु कमेटियां उन्होंने बना दी हैं, GST कमेटियां बना दी हैं, इंपोर्ट कमेटियां हैं, एक्सपोर्ट कमेटियां हैं, तो कमेटियां बीच बीच में करती रहती हैं। तो हमें कोई ऐसा नहीं है कि अगर बजट में कोई चीज रह गई है तो नहीं मिलेगा, मिल जाएगा उसे। ऑलराइट, तो काफ़ी कुछ बजट में आया है, लेकिन जैसे कहा गया कि पैसे की सिर्फ फेरबदल की गई है, कहीं से कम कर दिया, कहीं नहीं बढ़ाया, तो कहीं और डाल दिया। ऑफ कोर्स वो बैलेंसिंग है, प्रॉफिट लॉस जैसे बैलेंस शीट बनती है, वही काम हम यहाँ पर होता हुआ भी देखते हैं। सुमित, ऑफ कोर्स जो ओवरऑल बजट था, अगर हम इक्विटी मार्केट्स को देखें तो उन्होंने थम्स अप नहीं दिया है, गिरावट आती हुई नजर आई है इक्विटीज़ में। रुपया खुला नहीं था आज, लेकिन आपको लगता है जिस तरह का ओवरऑल बजट रहा, 1 रुपये में गिरावट शायद कल देखने को मिलेगी? मेरा मानना है जो आज इक्विटी मार्केट है वो एक्चुअली फ्राइडे की यूएस मार्केट की रिफ्लेक्शन है। दैट्स नॉट मोर ऑफ द रिएक्शन ऑन बजट, बिकॉज बजट का इम्पैक्ट इज लिटिल लॉन्ग टर्म, नंबर 1। उसके अलावा अगर आप देखिए मार्केट के अंदर फ्राइडे को बहुत रिस्क ऑफ हुआ है वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में, स्पेशली गोल्ड, सिल्वर, एंड उसके कारण आज इंडियन इन्वेस्टर को एक मौका मिला संडे से पहले संडे के दिन रिस्क ऑफ करने को, कि मंडे इक्विटी मार्केट जो एशिया में रिएक्ट करेगी उसका हमने संडे को फायदा उठा लिया। मेरा यह मानना है कल से मार्केट्स विल लुक एट डिटेल्ड प्रोविजन की कैसे ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, कैसे ये बजट, मैं स्पेशली एग्री के फोकस से बोल रहा हूं, कैसे ये बजट आगे आने वाले 5-10 सालों में इंडियन एग्रीकल्चर को तैयार कर रहा है। बिकॉज एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, जब हम स्पेसिफिक सेक्टर, जिन सेक्टर्स की गवर्नमेंट ने बात की है वो हाई वैल्यू एडिशन है, नंबर 2 उसके अंदर प्राइवेट और इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। तो गवर्नमेंट ने किसी भी तरह आज कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात नहीं की, लेकिन इन प्रावधानों के थ्रू कॉर्पोरेट्स को बिजनेस में लाके खड़ा कर दिया है। तो मेरा यह मानना है ये बजट काफी हाई वैल्यू एडिशन करेगा,
और जितने नंबर ऑफ फार्मर्स वीट, पल्सेस और राइस पे डिपेंडेंट हैं, उतने ही नंबर ऑफ फार्मर पोल्ट्री, फिशरी, सैंडलवुड और कोकोनट और इस इंडस्ट्री पे आधारित है। तो एक बहुत अच्छा स्टेप है और आप देखिएगा आने वाले समय में इट विल लीड टू पॉजिटिव। वेल जी हाँ, जैसे कहा गया कि एक बैलेंस बजट था। जिन कमोडिटीज़ की बातें यहाँ पर लगातार होती रही हैं, उसकी बात आज यहाँ पर नहीं हुई है। काफ़ी सारे सेक्टर्स जो बहुत समय से वित्त मंत्री की अटेंशन चाहते थे, वहाँ पर वित्त मंत्री ने इसकी बात की गई है। तो इन दैट सेंस काफ़ी पॉजिटिव बजट देखने को भी मिल रहा है। बहुत शुक्रिया सुमित, गुंजन एंड मिस्टर विज, आप तीनों का ही साथ जुड़ने के लिए और वो इनिशियल कॉमेंट्स और वो इनिशियल बजट हमें समझाने के लिए भी। वेल इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। आप बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज़ पर। इस ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।